अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नूरुल हसन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल और आप सबका वेलकम किया जाता है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो कि कल के दिन मैच खेला गया पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड में। पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड और कराची में मैच खेला गया। क्या अपडेट है, कौन जीता कौन हारा और कौन इसका कसूरवार दे है, क्यों इतना डिफेंसिव खेला जाता है, यह सब बात की जाएगी इस वीडियो में। उसके बाद जो कि आज के दिन 1:30 बजे मैच होना है इंडिया वर्सेस श्रीलंका के दरमियान, सेकंड ओडीआई। उसके बारे में बात करेंगे, क्या इंडिया की टीम में कुछ चेंजेस वगैरह होंगी या नहीं होंगी, क्या इंडिया सेम प्लेइंग 11 के साथ जाएगी या वही सेम प्लेइंग 11 के साथ जाएगी, उस बारे में बात करते हैं। तीसरी नंबर पे बात करते हैं जो कि कल रात दूसरा मैच खेला गया साउथ अफ्रीका प्रीमियर लीग, जो कि 2023 का पहला सीज़न हो रहा है। 2023 में साउथ अफ्रीका लीग का पहला सीज़न हो रहा है। मैच खेला गया था जी डरबन सुपर जायंट्स और जोबर सुपर किंग्स, जो कि चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर किंग्स इन दोनों की टीम्स हैं। इन दोनों फ्रेंचाइजीज की ही टीम्स हैं वो वाली, और उसमें सारी जो टीम्स हैं वो सारी इंडियन फ्रेंचाइजीज की टीम है, 6 की 6। तो इसी के साथ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और चैनल को और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हम खबर की बात करते हैं जी, जो कि कल के दिन पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का सेकंड ओडीआई खेला गया। देखें जी, पहले स्टार्ट में ज़बरदस्त नसीम शाह ने बहुत अच्छा विकेट ली फिन एलन की, जिसने पहले मैच में पाकिस्तान को ज़बरदस्त तरीके से मारा था। 30-35 का अच्छा कैमियो खेल कर गया था, लेकिन कल के दिन नसीम शाह ने उसे ज़बरदस्त पकड़ा और पहले ओवर में विकेट लेना वो तो ऐसे समझे कि पाकिस्तान टीम और पाकिस्तान टीम के बॉलर्स की हैबिट बन गई है। चाहे शहनशाह अफरीदी हो चाहे नसीम शाह हो, विकेट लेना पहले ओवर में पाकिस्तान टीम से कोई सीख है। लेकिन उसके बाद बहुत सी चीज़ें गलत होनी शुरू हो गई, जैसे कि पहले उसामा मीर के बॉल पे जो उनकी बॉलिंग थी उस पर कैच उठता है, बहुत इजी कैच था, मोहम्मद नवाज ने वो गिराया। उसके बाद उस मोहम्मद वसीम जूनियर, जो कि बहुत अच्छी बॉलिंग उस वक्त करा रहे थे, उस वक्त थोड़ा रिदम में भी थे, उनके पहला वो शॉट लगते हैं और मिड विकेट पे सुआरेस वेल से वो कैच ड्रॉप हो जाता है। वो थोड़ा बहुत डिफिकल्ट वो से हम चांस कह सकते हैं, क्योंकि लेकिन हाँ, इस स्टेज पे, इस इंटरनेशनल स्टेज पे ये कैच होना चाहिए था और आराम से होना चाहिए था। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये बहुत मुश्किल कैच था, मुझे थोड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन जिस स्टेज पे ये इंटरनेशनल क्रिकेट में और जिस जिस स्टेज पे इन दिनों इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है, ये बहुत इजीली होना चाहिए था। आपकी फील्डिंग स्टैंडर्ड बहुत नीचे जा रही है। उसके बाद उसी ओवर में 2 बॉल बाद फिर कैच निकलता है केन विलियमसन का, और आपका रिजवान विकेट कीपर वो और इतना इजी और लूपिक कैच छोड़ देते हैं विकेट के पीछे। और फिर अगर हम ट्विटर पे अगर कोई भी बंदा लिखे कि रिजवान ने कैचेस छोड़े हैं, तो अगले आगे जो कि रिजवान के सपोर्टर्स हैं वो कहते हैं कि आप लोगों ने सरफराज को आगे लेके आना है, सरफराज ने कितने कैचेस छोड़े। हम भी मानते हैं सरफराज ने बहुत कैचेस छोड़े, लेकिन सरफराज विद द बैट बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है और वो 4 साल बाद खेल रहा है, उसे थोड़ा टाइम चाहिए। रिजवान तो बिल्कुल खेलता हुआ आ रहा है, वो पिछले 3-4 साल से लगातार क्रिकेट खेल रहा है, चाहे T20 हो, वनडे हो, टेस्ट हो, वो कितनी गलतियां करेगा। पिछले मैच में उसने 1-2 कैच छोड़े, आज फिर 1 कैच छोड़ा और इतना इजी कैच, और वो भी केन विलियमसन का। और अगर केन विलियमसन को अभी तो वो मोहम्मद नवाज आउट कर गया, नहीं तो वो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा पनिश करता। खैर 180 180 समथिंग रन थे और अभी तक उनका एक ही आउट था। और उसके बाद सॉरी थोड़ा पीछे 160 से 170 रन के दरमियान उस वक्त रन थे, अब मुझे सही से याद नहीं है। नसीम शाह ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बोल्ड मारा डेवन कॉनवे को और पाकिस्तान दूसरा आउट करने में वहाँ पे कामयाब हुआ। उसके बाद फिर केन विलियमसन और मिचेल, जो कि डैरल मिचेल है, मुझे ऐसा लगा कि स्टेज बिल्कुल सेट हो गया है। डैरल मिचेल, नीचे फिलिप्स ने आना है, लथम ने आना है, ये बहुत मारेंगे और 300 350 आराम से लग रहा था कि इतने रन होंगे और इजीली हो जाएंगे।
लेकिन उस वक्त आते हैं नवाज ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से वहाँ पे बॉलिंग की। केन विलियमसन को बोल्ड किया, टॉम लथम का कैच निकला पीछे स्लिप में। उसके बाद उन्होंने और को भी आउट किया, टॉम लथम को भी आउट किया, डैरल मिचेल को आउट किया और ग्लेन फिलिप्स को भी आउट किया। मोहम्मद नवाज 4 विकेट्स लेके टोटल मोहम्मद नवाज ने 38 रन दिए और 10 ओवर कराए। बहुत अच्छी बॉलिंग की। उसके बाद उसामा मीर ने विकेट ली और हम लोगों ने न्यूजीलैंड को रिस्ट्रिक्ट कर दिया 200 और कुछ 260 रन पे। वो भी आखिर में जाके सेंटनर ने 37 रन की इनिंग्स खेली और आखिरी ओवर में वो एक छक्का और एक चौका मार गए थे आखिरी 2-3 ओवर्स में, जिसकी वजह से स्कोर 260 पे चला गया। और ये एक अच्छा स्कोर भी हमने उनको डिफेंड कर लिया था। जिस तरीके से 180 पे वहाँ पे 2 आउट थे न्यूजीलैंड के और हम लोगों ने 260 पे उनको ऑल आउट किया। ये बहुत बड़ी और जिसे हम कहते हैं कि इम्पॉसिबल सी चीज़ थी। वन इन अ 10 मैच ये चीज़ होती है। एक बार ये 10 मैचेस में ये चीज़ होती है। ये हर रोज़ नहीं होती कि हमारे बॉलर्स आपको 180 पे 2 से 260 पे ऑल आउट कर देंगे। ये एक बार होता है, तकरीबन 5-6 मैचेस में एक बार होता है, हर बार नहीं होगा। लेकिन बहुत अच्छी बॉलिंग की और 260 रन पे रोक दिया। उसके बाद जब बैटिंग करने के लिए आए पाकिस्तान टीम, तो सऊदी की बॉल पे एज लगा फ़खर जमान का और फ़खर जमान वहाँ पे आउट हो गए। उसके बाद इमामुल हक, पहले मैच में मैंने यहीं बैठे बैठे इसी चैनल पे बात की थी कि इमामुल हक को क्या ज़रूरत है लूपी शॉट्स खेलने की, जबकि वो टेस्ट में लूपी शॉट खेलते खेलते आउट हुए, 2 बार आउट हुए, 2 बार स्टंप हुए। उनको क्यों नहीं समझ आ रही, जबकि हम सबको यहाँ बैठे हुए समझ आ रही है कि आप थोड़ा नीचे खेलें, जब आपके बैट पे बॉल लग जाए तकरीबन आप 30-40 रन से आगे जाएं, उसके बाद आप ये शॉर्टेज खेलें, ऊंची खेलें। गैप है आपके पास, पावर प्ले है, आराम से गैप्स खेलें, गैप्स ढूंढें, नहीं तो फील्डर के सर के ऊपर से मारे ना कम से कम। ये क्या बात हुई, खड़ी कर दी आपने शॉट। इतने फर्गूसन की पेस है 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो बॉल करता है। और पाकिस्तान को अगर कोई बंदा बाउंसर है 2-3 मारते तो ये लोग झल्ले हो जाते हैं। इनको समझ ही नहीं आती कि हम लोगों ने करना क्या है, कोई समझ नहीं आई। वहाँ पे इमामुल हक ने फिर बॉल खड़ी कर दी और इमामुल हक साहब भी चलते बने। पाकिस्तान टीम बिल्कुल ही वहाँ पे डाउन हो गई थी, लेकिन फिर भी वहाँ पे बाबर आजम खड़े हुए थे और 260 स्कोर था। ये भी नहीं था कि 350 रन बनाने थे कि बाबर आजम से नहीं होगा या बाबर आजम को बहुत तेज़ खेलना पड़ेगा। बाबर आजम उस वक्त भी अच्छे खेल रहे थे, 100 से 120 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे और अच्छा खेल रहे थे उस वक्त तक, जब तक इमामुल हक आउट हुए थे। उसके बाद आते हैं जी सर रिजवान, मोहम्मद रिजवान, जिस इंसान की मुझे नहीं समझ आती कि वो पहला इतना अच्छा खेल रहा था, टेस्ट अच्छा खेल रहा था, वनडे अच्छा खेल रहा था, T20 अच्छा खेल रहा था। यार तुम्हें क्या ज़रूरत है अपनी जगह बनाने की। वो एशिया कप का फाइनल दुबई में वर्सेस श्रीलंका, इफ्तिखार स्ट्राइक देता था इफ्तिखार को, जाके इफ्तिखार के पास चला जाता था और उसे कहता था टोक टोक करो। वो उसकी कुछ समझ नहीं आती, वो टोक 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 12 बॉल पे उसने 1 रन बनाया हुआ था और उसी की वजह से बाबर आजम भी बिल्कुल स्लो हो गए और बहुत ज़्यादा इन्होंने अपनी इनिंग्स को स्लो कर दिया। 20 ओवर में आपका स्कोर था अभी 50 मर के 50 हुआ था, 50-55 स्कोर था 20 ओवर में, और आप लोगों ने स्कोर चेस करना है 260, 150 या 200 वाला स्कोर नहीं। और बॉल भी इतनी ज़्यादा स्पिन नहीं हो रही थी उस वक्त तक। लेटर ऑन बहुत ज़्यादा स्पिन हुई, बॉल में बाउंस भी नहीं हो रही थी इतनी, लेकिन शुरू में इतनी ज़्यादा भी नहीं थी जितना आपने उनके स्पिनर सेंटनर और ब्रेसवेल और सऊदी को आपने इतना डोमिनेट करने दिया। मुझे तो समझ नहीं आई कि इतना ज़्यादा डोमिनेट वो हम पे कर कैसे गए। लेकिन बहुत ज़्यादा स्लो खेले, रिजवान बहुत ज़्यादा स्लो खेला और जब रिजवान बोल्ड हुआ मैंने शुक्र अदा किया, मैंने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह की, और मैंने ट्विटर पे भी ट्वीट किया कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रिजवान आउट। उसके बाद हारिस वेल आए। हारिस वेल की आज अच्छे बैट पे बॉल नहीं आ रही थी और उनका बहुत अरसे बाद कम बैक हुआ है। पिछले मैच में अच्छी इनिंग्स खेल के गए थे। मोहम्मद अगर हारिस वेल को 4 नंबर पे भेजा जाता, वहाँ पे हारिस वेल रन को चलाते और बाबर आजम अच्छी इनिंग्स वहाँ पे खेलते। रिजवान टुक टुक करता है, दूसरे को भी कहता है तू भी टुक टुक कर, अपनी जगह बना, मुझे भी अपनी जगह बनाने दे। भाई तुझे क्या ज़रूरत है जगह बनाने की, सही से खेल और दूसरों को भी खेलने दो, मेहरबानी करो। ये पाकिस्तान टीम से तुम्हारी टीम नहीं है, ये सब की टीम है। तो खैर वहाँ पे हारिस सोहेल भी आउट हुए। उसके बाद नीचे आगा सलमान है। आगा सलमान ने वहाँ पे अच्छी जैसे कहते हैं, उसने एक वो बंदा हमें लगा कि वो सॉलिड नज़र आ रहा था और अच्छा नज़र आ रहा था और ज़बरदस्त तरीके से वो खेलता जा रहा था, सही खेल रहा था, वो थोड़ा तेज़ भी खेल रहा था और उसने चौके मारे, लेकिन वो रन आउट हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। बाबर आजम
बॉल को वॉच कर रहे थे और इन्हें तक आगे बढ़ाए, लेकिन वो जितने तक वापस जाते हैं तक डायरेक्ट हिट लग जाती। अगर डायरेक्ट हिट ना लगती तो शायद पहुंच जाते, लेकिन उसके बाद एक बार एक विकेट गिरती गई और जैसी उसामा मीर की विकेट गिरी, मुझे तो पता लग गया था कि यहाँ से बाबर आजम मैच नहीं जिता सकते। एक और बात मैं यहाँ पे करना चाहूँगा कि बाबर आजम और विराट कोहली की इतना कंट्रोवर्सी इन दोनों की बनती है कि बाबर आजम बेस्ट, विराट कोहली बेस्ट, बाबर आजम बेस्ट, विराट कोहली बेस्ट। स्टैट्स दिखाए जाते हैं दोनों के, फास्टर 1000, फास्टर 2000। लेकिन एक छोटी सी बात है कि बाबर आजम बहुत बड़ा बैट्समैन है, पाकिस्तान का बहुत बड़ा बैट्समैन है, बहुत अच्छा बैट्समैन, और पाकिस्तान को इतने अरसे बाद इतना बड़ा बैट्समैन मिला है। लेकिन जो ग्रेट होता है ना, वो अकेले दम पे 9 ओवर भी हो जाए और 60 रन चाहिए होना, वो दूसरे को दूसरी साइड पे रख के खुद हिटिंग करेगा और जिताएगा मैच। हम सबको पता था, जितने भी मेरे व्यूअर्स होंगे उन सबको भी पता होगा कि जब 70-75 रन चाहिए थे और 8 आउट हो गए थे जब बाबर आजम स्टंप हुए, उससे पहले की मैं बात कर रहा हूँ, किसी को उम्मीद नहीं थी कि बाबर आजम इतनी हिटिंग करके जाएगा। हाँ, इतनी उम्मीद थी कि बाबर आजम सेंचुरी कर लेगा और अपनी सेंचुरी कर लेगा, 2023 की पहली सेंचुरी कर लेगा। लेकिन ऐसी सेंचुरी ना हमें चाहिए थी, ना पाकिस्तान टीम को चाहिए थी बाबर आजम की। हाँ, इससे ये था कि बाबर आजम की ओडीआई रैंकिंग मेंटेन रहती, बाबर आजम का वो जो आज 60 की एवरेज होगी या बाबर आजम की, वो मेंटेन रहती। आप 114 बॉल्स खेल के आपने अब टोटल 80 रन बनाए, तो इन रनों का क्या फ़ायदा, और वो भी आखिर में 1-2 बाउंड्रीज है। इन रन्स का कोई फ़ायदा नहीं है, ना इन रन से पाकिस्तान टीम जीतेगी, ना इन रन से कुछ होगा। विराट कोहली 18 पे 48 रहते थे, वर्ल्ड कप स्टेज, T20 वर्ल्ड कप, और पाकिस्तान के खिलाफ उसने वहाँ पे अकेले दम पे जिताया। वहाँ पे हार्दिक पांड्या की 1 भी बाउंड्री नहीं है उसमें। 18 पे 48 बनाना, बाबर आजम को कहें, बाबर आजम से नहीं बनेंगे। पाकिस्तान में गिने चुने 1-2 बैट्समैन होंगे जिनसे बनेंगे, बाबर आजम से हिटिंग ही नहीं होती। विराट कोहली हारिस राव को जो छक्का मार गया था, वो बाबर आजम कभी जिंदगी में नहीं मार सकता। बाबर आजम बहुत अच्छा बैट्समैन है, अच्छा बैट्समैन है, लेकिन जहाँ पे बात आती है हिटिंग की, जहाँ पे बात आती है अकेले दम पे पाकिस्तान को जिताने की, वहाँ पे बाबर आजम फेल हो जाता है। और बहुत दुख हुआ आज, जैसे कि वो टुक टुक लगा हुआ था, थोड़ा स्ट्राइक रोटेट करते, तेज खेलते रिजवान और बाबर, आराम से पाकिस्तान टीम ये मैच जीत सकती थी। लेकिन बहरहाल अभी जुम्मे के दिन तीसरा ओडीआई मैच है और उस दिन फैसला होगा कि सीरीज़ कौन जीतेगा। और क्योंकि ओडीआई जो टेस्ट सीरीज़ थी वो तो हमारी बराबर हो गई थी, उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान टीम ये सीरीज़ जीते और काफ़ी अर्से के बाद हम कोई सीरीज़ जीतेंगे ओडीआई में। और अभी हम बात करते हैं जी, जो कि दूसरी खबर निकल के सामने आ रही है, और जो दूसरी न्यूज़ है कि आज के दिन अभी 1:30 बजे पाकिस्तान इंडिया वर्सेस श्रीलंका का दूसरा वनडे खेला जाएगा कोलकाता के ग्राउंड में, जो कि इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट ग्राउंड है कोलकाता में। वहाँ पे ये मैच खेला जाएगा और इंडिया टीम मेरे ख्याल से सेम ही प्लेइंग 11 के साथ जाएगी, क्योंकि चेंजेस बनती नहीं। उमरान मलिक ने अच्छी 3 विकेट्स ली थी, सिराज की अच्छी बॉलिंग मूव्स हो रही थी और अच्छी बॉलिंग हो रही थी सिराज की भी, मोहम्मद शमी भी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, अजहर पटेल और अजहर पटेल ने भी अच्छी, और अजहर पटेल को द बैट एक अलग ही हमें नज़र आ रहे हैं। जैसे कि उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे, लेकिन अभी एक अलग ही नज़र आ रहे हैं। युजवेंद्र चहल को तो एक मैचेस में मार पड़ी है और T20 भी मार पड़ी थी। हो सकता है कि कुलदीप यादव को चांस दिया जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि ये मैच युजवेंद्र चहल के साथ ही जाएंगे, थर्ड मैचेस में चेंजेस करेंगे, लेकिन ये मैच चहल के साथ ही जाया जाएगा। अगर हम इंडिया की प्लेइंग 11 की बात करें तो रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, उसके बाद चौथे पे आएगा आपका श्रेयस अय्यर, देन 5 पे केएल राहुल विकेट कीपर, 6 पे हार्दिक पांड्या, और मेन हार्दिक पांड्या ही है इस टीम का, बॉलिंग भी करता है, बैटिंग भी करता है और टीम को उठा के रखता है। अजहर पटेल, मोहम्मद शमी, सिराज, उमरान मलिक और युजवेंद्र चहल, ये इंडिया टीम की प्लेइंग 11 होगी। तीसरी खबर की में आते हैं, जो कि साउथ अफ्रीका लीग में कल रात को मैच खेला गया डरबन सुपर जायंट्स और जोबर्ग सुपर किंग्स के दरमियान। पहले बारी की थी जी जो थी जोहानिसबर्ग सुपर किंग्स, और उन्होंने पहले बैटिंग करते हुए 190 रन मारे, जिसमें उनके 6 विकेट्स गिर गई। और आपको हैरानगी की बात बताऊं कि 4 आउट उनके 30 रन के अंडर हो गए थे, और उस समय मुझे ऐसा लग रहा था कि ये कोई बहुत ही लो स्कोरिंग गेम हो गई। लेकिन वहाँ पे फाफ डुप्लेसिस ने अच्छी इनिंग्स खेली 40 रन की, और मेन जैसे एक परसों भी
ब्रेविस एक निकला था जिसने 70-75 रन मारे थे और अच्छे तेज रन मारे थे। ऐसे ही फरीरा नाम का एक और साउथ अफ्रीका का छोटा बच्चा ही है, अभी 20-22 साल उसकी उम्र है और छोटा ही है, लड़का ही है, और साउथ अफ्रीका का एक अच्छा नाम निकल के सामने आ रहा है। उसने ज़बरदस्त तरीके की इनिंग्स खेली और उसने 82 रन मारे, और जिसकी वजह से जोहान्सबर्ग जो सुपर किंग्स थी उनके रन अच्छे किए, और एंड में आके शेपर्ड ने भी अच्छे 40 रन मारे जिसमें उसने छक्के छक्के मारे और 190 रन तक जाके पहुंचे 20 ओवर में। जब बॉलिंग कराने के लिए आए तो अच्छी पार्टनरशिप लगी। काइल मेयर्स जो कि वेस्ट इंडीज़ के ओपनर हैं और बॉलिंग भी करते हैं, और उनके साथ थे क्विंटन डिकॉक जो कि डरबन सुपर जायंट्स के कैप्टन थे, और जोहान्सबर्ग के कैप्टन थे फाफ डु प्लेसिस। अब फाफ डु प्लेसिस ने जब देखा कि पहले 3-4 ओवर में सही पिटाई हुई उनकी और 4 ओवर में 40-45 रन लग गए थे, उसके बाद उनका एक बॉलर है रीजा हेंड्रिक्स, उसने ज़बरदस्त बॉलिंग की और स्पिनर था, और उनके टीम में एक स्पिनर खेल रहा था जिसका नाम था रीजा हेंड्रिक। उसने 4 ओवर में 14 रन दिए और विकेट हासिल नहीं की, लेकिन बहुत अच्छी बॉलिंग की और उसने एक साइड से रोक के रखा था। लेकिन डिकॉक ने और उसके बाद काइल मेयर्स ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली और तेज़ इनिंग्स खेली, और 100 रन की उन्होंने पार्टनरशिप लगाई। उसके बाद काइल मेयर्स को आउट कर दिया गया, लेकिन जो कि उस वक्त स्पेल ख़त्म हो चुका था रीजा हेंड्रिक्स का। फाफ डु प्लेसिस बहुत ही शातिर कप्तान है, उसने अपने 2 जो बैटिंग करते थे जिनमें से एक फरीरा जिसने 82 रन बनाए उनको बॉल थमाई, और एक और उनके साउथ अफ्रीका की है अभी छोटा ही 20-22 साल का न्यू कमर है, उसको बॉल थमाई और दोनों ने एक एक विकेट हासिल की, और फरीरा ने 4 ओवर में 28 रन दे के एक विकेट भी हासिल की, और जिसमें उन्होंने ये था कि उन्होंने उनको रोक के रखा था क्विंटन डिकॉक को, और उसके बाद उनका नया बैट्समैन आ जाए क्लासिन जो कि विकेट कीपिंग भी करता रहा है अभी रिसेंट टाइम में, क्लासिन नाम है उसका, वो भी आए थे लेकिन वो भी टॉक टॉक उसने भी 21 बॉल पे 22 रन बनाए और रोकते ही रहा, इतना अच्छा वो भी नहीं खेल सके। और उसके बाद उनकी जो थी रीजा हेंड्रिक्स की ओवर ख़त्म हो गई। फाफ डु प्लेसिस ने अपनी जो थी कैप्टनसी, जिसे हम कहते हैं कि बाबर आजम क्लूलेस हमें कैप्टनसी नजर आती है जब उनको मार पड़ने लग पड़ती है। अभी 128 रन हैं और आप टोटल एक आउट हुए और 10 के रन बल्कि 9 के रन रेट से रन चाहिए थे, और 9 के रन 10-11 के रन रेट से रन बन भी रहे थे। क्विंटन डिकॉक अच्छा मारा था, और क्विंटन डिकॉक ने 78 रन मारे हैं 39 गेंदों पे, जिसमें बहुत ज़बरदस्त तरीके से उसने हिटिंग की, और काइल मेयर्स ने भी बहुत अच्छी बैटिंग की थी। लेकिन जो कि टर्निंग पॉइंट था वो ये था कि फाफ डु प्लेसिस ने अपनी शातिर कप्तानी की, और दोनों जो थे बैट्समैन जो थे उन दोनों को बॉल थमाई, और उन दोनों ने एक ने 4 ओवर में 28 रन दिए और एक ने 4 ओवर में 34 रन दिए और एक एक विकेट हासिल की। वहाँ पे उनकी मेन विकेट्स निकल चुकी थी। नीचे आए होल्डर और जो पैट्रिक्स थे जो उसने अभी रिसेंटली रिटायरमेंट ली है, वो दोनों आए और 2 ओवर में 38 रन चाहिए थे, जिसके एंड में जोहान्सबर्ग ने ये मैच जो कि बहुत ही शानदार तरीके से 15 रन से जीता और अपनी पहली जीत हासिल की। इस मैच में भी 16 ओवर में अगर आप चेस करते तो बोनस पॉइंट मिल सकता था, जो कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि इस लीग में अगर 16 ओवर से पहले आप कोई भी टारगेट चेस कर सकते हैं, जहाँ के आपको 2 पॉइंट मिलते हैं वहाँ पे आपको 1 पॉइंट मिलेगा। लेकिन दोनों टीम को नहीं मिल सका, क्योंकि 50 रन की जीत हासिल करनी है तब आपको मिलेगा, या 4 ओवर पहले मैच खत्म करेंगे तब आपको मिलेंगे, इसलिए बोनस पॉइंट नहीं मिला। लेकिन 2 पॉइंट के साथ जोहान्सबर्ग सुपर जो किंग्स हैं वो मैच जीत चुकी है, और आज के दिन जो मैच खेला जाएगा वो खेला जाएगा कैपिटल्स जो कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम है, वो पैट्रिक जो कैपिटल्स है और उनके साथ मैच खेला जाएगा सनराइजर्स कैप टाउन सनराइजर्स ईस्टर्न कैप। अभी देखिए आज के मैच में कौन जीता है। इंशाल्लाह इस मैच की भी रिपोर्ट आपको कल की वीडियो में मिलेगी, और इंडिया वाले मैच की भी इंशाल्लाह मैं सारी अपडेट्स आपको कल दूंगा। किंग कोहली ने 73rd सेंचुरी तो बनाई थी। अभी देखें आज के दिन रोहित शर्मा सेंचुरी करते हैं या कौन सेंचुरी करते हैं या कौन जीतते हैं। मेरी प्रेडिक्शन ये है कि विराट कोहली का 100 तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन हाँ 50 से ऊपर वो फिर रन करेंगे, और रोहित शर्मा या श्रेयस अय्यर इन दोनों में से किसी एक का 100 आ रहा है इस मैच में। इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं एंड इंशाल्लाह आपको मिलेंगे कल सुबह
10 बजे मेरी वीडियो अपलोड होगी, कल सुबह भी और आज भी। ये मेरी वीडियो अभी 10 बजे आई है। इंशाल्लाह आपको मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।